तो मुझे पहले दर्जे का रेलवे का पास मिल गया और मेरी माँ ने जब तक मुझे तनख्वाह नहीं मिलती तब तक के लिए खर्चे के लिए 56 रुपये भी दिए थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। वैसे तो हम लोग रिक्शे से ही लौटते, पर मेजबान ने मेहरबानी से हमसे उनकी अपनी गाड़ी से वापस जाने के लिए कहा, तो हम उनकी गाड़ी में बैठ गए। पर ये आरामदेह यात्रा ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि बाबा जी एक बार फिर से गाड़ी से उतर पड़े और ड्राइवर को वापस भेज दिया। फिर वो वहीं सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। शाम का समय था। मुझे उनके साथ इस तरह एकांत में बैठना अच्छा तो लग रहा था, पर मैं इस बारे में चिंतित था कि बाबा जी को दादा के घर भी पहुंचना है। बस तभी एक रिक्शा रुका और अधेड़ उम्र की महिला उसमें से उतरी और बाबा जी के चरणों में धोख देने के लिए आगे बढ़ी और वे कहती जा रही थीं कि बाबा जी, मैं तो कई दिनों से आपके दर्शनों के लिए मरी जा रही थी और आपको बार बार याद कर रही थी। बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मैं भी तो तुझसे मिलने के लिए यहाँ उतर पड़ा। उसके बाद बाबा जी ने उनसे घर लौट जाने को कहा और वे लौट भी गईं। बस अब देखिए कि एक बार आकर रुक गईं और उसमें से एक भक्त ने उतरकर कहा कि मैं तो बाबा जी के दर्शनों के लिए दादा के घर जा रहा था, पर जब बाबा जी को यहाँ बैठे देखा तो उतर पड़ा। इस तरह हम दादा के घर से कार से निकले थे और वापस जाने के लिए भी गाड़ी आ गई थी। किसी को क्या पता कि इस दौरान में इतना सब कुछ हुआ। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इस दर्शन के कुछ दिनों में ही श्री पन्ना लाल जी चल बसे। शायद बाबा जी उनको अंतिम विदाई देने गए थे। इस बीच मेरी पढ़ाई चलती रही और ग्रेड भी औसत ढंग से मिलते रहे। बीए के आखिरी साल को पास कर लिया और जाकर इतिहास के विषय में 2 वर्ष के एमए के पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। मेरा इरादा कोई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नहीं था। मैंने तो बस वक्त गुजारने के लिए दाखिला लिया। मेरे माता पिता मेरे आगे के जीवन के लिए इस बात को लेकर चिंतित थे कि ये औसत दर्जे का विद्यार्थी जीवन में क्या करेगा। मेरे माता पिता कुछ एक बुकलेट्स ले आए जो कि मशीनी व्यापार की पढ़ाई लिखाई से संबंधित थी, जैसे कि मिस्त्रीगिरी, झलाई, बिजली, खराद की पाइप काटने की और पेच बनाने की मशीन को चलाने की, यहाँ तक कि गन्ने का रस निकालने वाली मशीन को चलाने के तरीके की मैनुअल भी। इतिहास की कक्षाओं की पढ़ाई कुछ ऐसी ही चलती रही। बात ये नहीं थी कि मुझ में बुद्धि की कमी थी या मैं मंदबुद्धि था। बस कुछ ऐसा था कि पढ़ाई के साथ मेरी जमी नहीं। उन दिनों 2 किस्म की नौकरियां थीं। एक तो थी सरकारी अफसर वाली नौकरी अर्थात आईएएस ग्रेड 1 वाली एवं पीसीएस ग्रेड 2 वाली। दूसरे तबके की नौकरियां थीं क्लर्क के पद की एवं चपरासी की। लोग सरकारी नौकरियों के फेर में इसलिए रहते थे कि एक तो नौकरी से मुअत्तली का खतरा कम, उसके साथ में वक्त के साथ पदोन्नति भी और अंत में ज़िंदगी भर के लिए पेंशन भी। जिस तरह की मेरी पढ़ाई चल रही थी
उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये एक तरह से पढ़ाई के साल की बर्बादी थी। सरकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाला तो मादा मुझ में था नहीं। ज़्यादा मैं बस यही आशा कर सकता था कि क्लर्क की नौकरी मुझे मिल जाएगी और इसके साथ वक्त वक्त पर पदोन्नति भी होती रहेगी। सरकारी तबके के लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके लड़के गैर सरकारी नौकरियां लें, चाहे वो किसी स्तर की क्यों ना हो या व्यापार में लगें। मुझ में और कोई कमी भले ही रही हो, पर मुझ में निर्भीकता की, जोखिम उठाने के साहस की और आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। काम भले ही कोई हो, पर मैं डट कर काम कर सकता था। इस दृष्टि से बाबा जी ने मुझे उस दौरान, जब मैं उनके लिए काम कर रहा था, खूब हर तरीके से काबिल बना दिया था। मैं खेल कूद में भी ठीक ठाक था। मैंने कोई ऐसा असाधारण कृत्य तो नहीं किया जिसकी चर्चा की जाए, पर इलाके की दौड़ों में भाग लेता और अच्छा स्थान भी पा लेता। सन 1961 के अप्रैल के महीने में जब वार्षिक परीक्षा का समय आया तो मैं इस डर से कि कहीं फेल ना हो जाऊं, इम्तहान में नहीं बैठा और पहले की तरह बाबा जी के साथ लगा रहा। मेरी माँ ने बातचीतों के दौरान बाबा जी से ये भी विनती की कि इसे 350 या 400 रुपये माहवार की नौकरी कहीं दिलवा दीजिए। बाबा जी ने तुरंत इस बात की हामी भर दी कि वो करवा देंगे। उन दिनों IAS के अफसरों की नौकरी 500 रुपये माहवार से शुरू होती थी और PCS के अफसर की नौकरी 350 रुपये से शुरू होती थी। मुझे अंदर ही अंदर हंसी तो आई, पर मैंने तो माँ के मांगने का बुरा माना और ना बाबा जी के द्वारा हामी भरने का। मुझे बाबा जी की क्षमता पर कोई संदेह तो नहीं था, पर मैंने सोचा कि बाबा जी ने अपनी करुणावश एक चिंतित माँ को इस तरह से दिलासा दी है। मैं अब ये बताना चाहूँगा कि इस सब का तीर अपने निशाने पर कैसे बैठा। मेरी बुआ के लड़के ने पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं किया, बस 12वीं क्लास पास की। उन्होंने मेरे चाचा को एक चिट्ठी लिखी कि मेरे इस लड़के को कहीं नौकरी पर लगवा दो। मेरे चाचा के साले साहब ने उस लड़के की नौकरी का इंतजाम बिहार राज्य के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में करा दिया, पर वो जगह तो मेरी बुआ की जगह से 1800 किलोमीटर दूरी पर थी। वे अपने बेटे को इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थीं, तो उस नौकरी के लिए ना करवा दी। वो बुआ की चिट्ठी मेरे हाथ लग गई और मैंने अपने चाचा जी से खुशामद की कि वे मुझे उस नौकरी पर रखवा दें। उन्होंने वैसा ही किया। इधर जुलाई का महीना था तो मैंने कानूनी पढ़ाई की कक्षा में दाखिला ले लिया और मकसद वहीं की बस वक्त गुजारना है। उधर बाबा जी भी इलाहाबाद आए तो मैंने उनकी संगति में 3-4 दिन गुजारे। अगली सुबह को वे कानपुर जाने वाले थे और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉ कॉलेज की कक्षाएं के शुरू होने में तो अभी 10 दिन बाकी थे। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर जाकर 2-3 पोशाकें भी ले लीं और बड़ी खुशी खुशी इस बात का इंतज़ार करता रहा कि अपने देवता के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारूंगा। अगली सुबह वे 4 बजे ही उठकर चलने लगे और मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि जैसे मुझे अनदेखा किया जा रहा हो। तब भी मैंने जल्दी से अपना थैला उठाया और चलती कार में घुसकर बैठने की कोशिश की, पर बाबा जी ने बड़ी रुखाई से मुझसे कहा, तुम नहीं चलोगे। जब मैंने जिद की और एक तरह से साथ चलने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कार चली गई। मैं इस तरह से एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह कंधे झुकाए घर वापस लौटा। मैंने उदास स्वर में माँ से कहा
कि बाबा जी मुझे नहीं ले गए। माँ बोली, पटना वाले मामा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। तुम्हें एकदम जाकर बिना एक भी दिन गंवाए नौकरी पर पहुंचना है। अगले 4 दिन तक मैंने जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की और बिहार राज्य की राजधानी पटना के लिए चल दिया। क्योंकि मेरे पिता रेलवे में नौकरी करते थे तो मुझे पहले दर्जे का रेलवे का पास मिल गया और मेरी माँ ने जब तक मुझे तनख्वाह नहीं मिलती तब तक के लिए खर्चे के लिए 56 रुपये भी दिए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।